नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल लिट मैथ लैब पर। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए EMRS। और बहुत ही खुशखबरी की बात है कि हमने डिसाइड किया है कि EMRS की भी क्लासेस लेंगे, TGT और PGT की। जो भी हो पाएगा, मतलब TGT की तो इनिशिएट करने का है ही। और अगर डिमांड आती है PGT की कि PGT की भी मैथ्स पढ़ाइए सर, तो फिर PGT की भी पढ़ाई जाएगी। अभी तो TGT का ठीक है। तो अभी जो है हम केवल सिलेबस डिस्कस करते हैं। सिलेबस डिस्कस करने का मतलब कि थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, ठीक है। अपने आप को ये दिलाते हैं कि भाई नहीं, बहुत ही ईजी चीज़ें हैं, है ना। बहुत मतलब बेसिक लेवल से स्टार्ट होता है अगर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। और हम पढ़ेंगे भी ऐसे, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे। अभी देखो ये हमारे इसका Tier 1 हुआ, उसका रिजल्ट आ गया, है ना। तो जो जिसका भी हुआ है सिलेक्शन, Tier 1 क्लियर हो गया है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिसका नहीं हुआ है वो लगे रहो भाई, क्योंकि अभी टीचिंग्स के एग्ज़ाम की भरमार है, बाढ़ आने वाली है। और अभी फिर से शायद EMRS का ऐसा कह रहे हैं कि EMRS का फिर से जो है तो वैकेंसी आने वाली है। और साथ में KVS NVS के अभी रिजल्ट भी नहीं आए हैं, तो उसमें भी जो है तो सिलेबस बिल्कुल सिमिलर है KVS NVS में। थोड़ी मतलब KVS में थोड़ा सा ज़्यादा डीप में है, एक दो टॉपिक्स तो हम उसका भी कवर कर लेंगे। और थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे अपना KVS के हिसाब से, तो अपने आप EMRS तो कवर होगा ही होगा, है ना। तो इस हिसाब से हम करेंगे और लगे रहिए और प्रयत्न करते रहिए। आज जो है थोड़ा तबीयत ख़राब थी मेरी, मैं तो चाह रहा था कि आज मैं प्रॉपर लेक्चर कर लूँ कि मतलब फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर्स या जो भी है एलिमेंट्री थ्योरी, कुछ कुछ तो करूँ मैं। लेकिन तबीयत ख़राब थी तो मैंने बोला ज़्यादा लंबा लेक्चर हो नहीं पाएगा, लाइव जा नहीं पाऊँगा। तो इसलिए जो है हमने डिस्कस कर लिया कि भाई सिलेबस एक बार डिस्कस करते हैं, सिलेबस में है क्या क्या, है ना। थोड़ा सा रिमाइंड करने की, रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए TGT है तो मतलब आपने B.Ed कर लिया है, ग्रेजुएशन कर लिया है। PGT कर रहे हैं तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया है। और अगर मैथमेटिक्स से कर रहे हैं तो मतलब मैथमेटिक्स से किया है PG, है ना, या फिर उसके कोई इक्विवेलेंट स्टैटिस्टिक्स या किसी से किया हुआ है, ठीक है। तो हमको थोड़ा सा मतलब पढ़ तो हमने सब चुका है, हम सब पढ़ चुके हैं सर। तो अब हमको जो है तो एक बार रिवाइज करना है पहले, है ना। और भूल जाते हैं क्योंकि B.Ed होता है, ये होता है, फिर हम सबकी जॉब होती है, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, तो सब जो है तो थोड़ा सा भूल जाते हैं कि भाई हमने क्या क्या पढ़ा था। तो एक बार रिवाइंड करते हैं, रिवाइज करते हैं कि भाई कैसे कैसे चीज़ें थी, हमने क्या क्या पढ़ा था। और उसके बाद फिर जो है तो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। कल से हो पाएगा तो कल से, नहीं तो परसों से, ठीक है। डिपेंड करता है, आप कमेंट करके बताएं अगर आप 15 से पहले चाहते हैं कि हम जल्दी प्रिपरेशन करना शुरू करना चाहते हैं सर। क्योंकि एग्ज़ाम की डेट फिर जो है कभी भी आ सकती है Tier 2 की, ठीक है। तो इसलिए हमको जल्दी से पकड़नी पड़ेगी स्पेस, क्योंकि देखो शायद 16 या 17 चैप्टर्स हैं टोटल, ठीक है। और एक चैप्टर में कम से कम 2 वीडियो 3 वीडियो तो लगने वाले हैं, ठीक है। या फिर अगर एक लेक्चर में करूँगा तो फिर काफ़ी लंबा जाएगा लेक्चर। तो इसलिए जल्दी अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो उतना अच्छा है। KVS का तो अभी Tier 1 ही नहीं आया है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हमारे पास टाइम है, आराम से DSSB का भी ऐसा है। तो इस तरीके से ध्यान में रखते हुए हम पढ़ते हैं। तो पहले हम Tier 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले आता है सिलेबस डिस्कस करना कि सिलेबस में है क्या। सिलेबस को अच्छे से समझेंगे, फिर उसके बाद हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे सारे, थ्योरी थ्योरी पढ़ के। और थ्योरी के साथ में क्वेश्चंस करते जाएंगे, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं और भी ज़्यादा मजबूत होते जाएंगे। और कॉन्सेप्ट मजबूत होने के साथ साथ में हमारा जो आगे का क्वेश्चंस करने का जो है तो बिल्कुल आसान हो जाएंगे क्वेश्चंस करना, ठीक है। और मैंने PY प्रीवियस ईयर का पेपर भी देखा EMRS का, तो उस पेपर में क्वेश्चंस अच्छे हैं। मतलब बहुत ऐसे हार्ड तो नहीं है, टिपिकली हार्ड क्वेश्चंस नहीं है। आपको अगर हल्का फुल्का भी नॉलेज है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप आराम से वो क्वेश्चंस कर सकते हो, है ना। अब देखो हर एग्ज़ाम में जो है ना तो ऐसा चलता है 30 40 30 का, कि 30% ईजी, 40% मॉडरेट क्वेश्चन रहते हैं और 30% डिफिकल्ट रहते हैं। तो हम तो 70% में खुश है। वैसे तो प्रिपरेशन 100% की होनी चाहिए कि हमसे कुछ भी पूछ लो भाई, पूछ के दो, दिखाओ, मैं बताता हूँ, ठीक है। ये बताती हूँ, तो इस तरीके से होनी चाहिए प्रिपरेशन। तो यही आशा करते हुए कि हम 100% देंगे। और सिलेबस सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तबीयत ख़राब है तो थोड़ा खांसी वांसी आएगी, उस चीज़ का ध्यान रखना। क्लियर है, चलो। अब सबसे पहले आता है बच्चों रियल नंबर्स, ठीक है। अब रियल नंबर्स जो TGT में है, बेसिकली हमको 9th क्लास में पढ़ाया जाता है और 10th क्लास में भी पढ़ाया जाता है। 11 12th का टॉपिक नहीं है, बेसिकली ये 9 10th क्लास का टॉपिक है, ठीक है। अब रियल नंबर्स में क्या होता है कि सबसे पहले आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर होते क्या हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर आता है इंटीजर्स, ठीक है। तो देखो रियल नंबर्स कितने टाइप के होते हैं ये हमको याद है ना, कि जब तक कोई वैल्यू कॉम्प्लेक्स ना हो, इमेजिनरी ना हो, तब तक सब कुछ रियल है, ठीक है, ये होती है। तो इसके अंदर कितने आते हैं, इंटीजर्स, होल नंबर, ये सब एक दूसरे के स्पेशल केस होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इंटीजर्स है। फिर रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। रेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना हमने क्लास 9th में सीखा था, क्लास 9th में सीखा था, याद हो आपको। √3 को करना है तो ऐसा बनाते थे, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर लेके ऐसे ऐसे। हम
चाप काटते थे, चाप या आर्क काटते थे, और फिर उसके नीचे यहाँ पे कट करके और परपेंडिकुलर डालते थे, और वही जो होता था हमारा क्या कहलाता था, रिप्रेजेंटेशन। तो ये 9th क्लास का टॉपिक है, बहुत ईजी है, ठीक है, पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, जितना भी होगा सब होगा, ठीक है। जिसको नहीं याद आ रहा है, रिवाइज करने में दिक्कत हो रही है कि भाई कैसे बनाते थे कैसे बनाते थे, जब क्लास स्टार्ट होगी सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स, ये तो टीयर 1 में भी पढ़ा होगा, है ना, कि जब आपका नंबर रिपीट होता है ना, डेसिमल के बाद जब नंबर रिपीट होता है तो वो क्या कहलाता है, रेशनल कहलाता है, इरेशनल कहलाता है। अगर रिपीट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग बट टर्मिनेटिंग, ऐसे करके केसेस जो बनते हैं तो उसमें रेशनल और इरेशनल वो वाली चीज़ है। फिर ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ठीक है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के थ्रू। अब आता है रेशनल नंबर्स एज रिकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं उनको रेशनल नंबर्स में कैसे लिखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनल टर्मिनेटिंग, जो कि बार बार रिपीट भी नहीं हो रहा है, रिकर यानी आप समझ लो कि बार बार आना है ना, अकर यानी किसी चीज़ का होना, एक तरीके से हैपन होना, घटित होना, तो रिकर मतलब कि वापस से घटित होना, यानी किसी चीज़ का रिपीट करना, उसको रिकर कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम रिकरेंस रिलेशन पढ़ते हैं, याद होगा आपको, तो अभी आएगा रिकरेंस रिलेशन। उसमें क्या होता है कि एक आपको टर्म दी होती है an, आप उसको आगे की टर्म निकालते हो, वो जो बेस होती है पिछली टर्म पे, ठीक है। उसके बाद आता है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन रेशनल नंबर्स, irrational numbers and their representation on the number line, ठीक है। अब नॉन रेशनल यानी इरेशनल नंबर्स को भी जो है वो कहीं ना कहीं आपके नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। अब देखो मेरा मन कर रहा अभी से डीप में जाने का, है ना, मतलब मैं चाह रहा हूँ, मेरे ऐसा आता है तो मुझे लगता है बता दूँ, ठीक है। थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ कि देखो रेशनल नंबर हो चाहे रेशनल नंबर हो, सबको रियल नंबर की जो लाइन होती है ना, जो रियल लाइन कहलाती है, ये रियल लाइन होती है, याद है, इधर 0 रहता है, इधर -1, इधर -2, इधर -3, ठीक है, इधर 1, इधर 2, इधर 3, और ऐसे ये चला जाता है इन्फिनिटी तक। तो ये जो रियल लाइन होती है इसमें हम हर रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनिकली, ठीक है, यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसीलिए जो है तो इरेशनल नंबर भी रियल नंबर्स में आते हैं, तो इरेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसका रिप्रेजेंटेशन भी हम सीखेंगे कि √2 √3 कहाँ पे एग्जिस्ट करता है नंबर लाइन में। एक्सप्लेनिंग दैट एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एंड कन्वर्सली, ठीक है। हमको अब देखो वही मैं बोल रहा था, एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट, ठीक है। मैंने बताया था कि आप अभी भी बोला मैंने कि हर रियल नंबर को हम यहाँ पे जो रियल लाइन होती है उस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर, ठीक है। और इसका उल्टा भी सही है कि मतलब अगर आप कोई भी नंबर बोलो, आपने बोला 1.2, ठीक है, ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है, आपने बोला 1.2, तो वो यहाँ कहीं होगा, ठीक है, यहाँ कहीं होगा। तो आपने नंबर दिया तो मैंने उसको रिप्रेजेंट करके दिखाया, लेकिन अगर आप यहाँ पे उंगली रख दो कि ये कौन सा नंबर है सर, तो इस नंबर, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, इस रिप्रेजेंटेशन के लिए भी कोई ना कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा, इसका कन्वर्स है, ठीक है। कि अगर आपने नंबर दिया सर तो हम रिप्रेजेंट कर देंगे, और अगर आप उंगली हाथ रख रहे हो रिप्रेजेंट कर रहे हो तो मैं उसका नंबर बता दूंगा कि ये कौन सा नंबर है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल है और यही हम करते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से भी 9th क्लास का है, विथ इंटीग्रल पावर्स, ऑब्वियसली 2/3 नहीं रहेगा, इंटीग्रल पावर्स मतलब इंटीजर्स की पावर्स, ठीक है। तो ए की पावर m, ये वाले लॉज हैं इसमें, ए की पावर m की पावर n, पावर की पावर हो तो पावर क्या हो जाती है बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर है। रेशनल एक्सपोनेंट्स विथ पॉजिटिव रियल बेसिस, ठीक है। जो रैशनल एक्सपोनेंट्स हैं मतलब 2/3 और ये सारी चीज़ें, रियल बेस मतलब a की पावर 2/3 का फॉर्म, ऐसा ये चीज़ें पढ़ेंगे। रेशनलाइजेशन ऑफ रियल नंबर्स, ओहो हो रेशन हाँ, रेशनलाइजेशन ऑफ रियल नंबर्स, रेशनलाइज कैसे करते हैं, और उसका कॉन्सेप्ट तो बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ जाता है मुझे पढ़ाने में कि रेशनलाइजेशन कैसे होता है। रेशनलाइजेशन आपको याद होगा कि अगर 1/√3 लिखा है तो हम क्या करेंगे, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई, इस तरह की चीज़ें जो होती है कहलाती है रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो वो भी पढ़ेंगे। फिर यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा, अब ये नाम सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है बट आप सबको याद होगा कि कोई नंबर है a = bq + r के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप जानते हो कोसेंट, डिवाइजर, डिविडेंट और रिमाइंडर ऐसे करके, ठीक है। तो ये वाली डिवीजन लेम्मा कहलाती है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आराम से अच्छे से। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, क्लास 10th। फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है अर्थमेटिक की, देखो 9 से 10th आ गए है ना, ये ट्रांजिशन है। आपसे जो पूछ रहा है टीजीटी है, मतलब आप टीचर बनोगे तो 10th तक के आसपास की ही मैथ्स पूछेगा, और अगर टीजीटी हो तो मतलब आपने क्या किया है, ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन में मैथ्स एज अ सब्जेक्ट था, तब आप टीजीटी कर पा रहे हो मैथमेटिक्स का, तो थोड़ा सा वहाँ भी जाएगा, है ना, लेवल जाएगा कहाँ तक,
उनको पता ही ग्रेजुएट होकर आ रहे बच्चे, तो हमको इस तरीके से तैयारी रखनी है कि हम ग्रेजुएशन की मैथ्स तक हम पूरा कर पाते हैं। लेवल क्वेश्चंस का वही रहेगा, पूछेगा यही सारी चीज़ें, लेकिन रहेगा क्वेश्चंस का लेवल ग्रेजुएशन का, ठीक है। पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएशन का लेवल रहेगा। तो तैयारी अच्छी रहेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो मैथ्स से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं। एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है। अब क्या आता है, रेशनल नंबर को एक्सपैंड करना, ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स में, है ना। तो रेशनल नंबर हमारे पास 3/2 लिखा है, इसको मैं एक्सपेंड करूं तो कितना होगा 1.5, है ना। तो डेसिमल के फॉर्म में लिखना रेशनल नंबर्स को, ये है, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे बनते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो कुल मिला के इस तरीके का था रियल नंबर्स, है ना। तो रियल नंबर्स आपको समझ में आया होगा कि देखो 9th और 10th का मिक्सचर है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बहुत यूनिक चीज़ नहीं आ गई है, हम सब पढ़ चुके हैं, उसी में से आएगा। क्लियर है चीज़। तो ये था रियल नंबर। सेकेंड आता है एलिमेंट्री नंबर थ्योरी। इसको मॉडर्न अलजेब्रा का पार्ट है, ऐसा समझो। मॉडर्न अलजेब्रा भी कहते हैं कुछ लोग, और कुछ कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है। उसका एक ये पार्ट होता है, ठीक है, मॉडर्न अलजेब्रा का एलिमेंट्री नंबर थ्योरी। अब इसके अंदर क्या क्या है, पियानोज एक्सियम्स, ठीक है। एक्सियम्स क्या होते हैं, एक्सियम्स वो होते हैं कि जब कोई ये चीज़ प्रूवन नहीं है, बस स्टेटमेंट्स हैं और वो रियल लगते हैं हमें, उसको कोई डिसअप्रूव भी नहीं कर पा रहा है कि नहीं ये गलत है, और कोई प्रूव भी नहीं कर पा रहा, तो वो एक्सियम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एक्सियम्स। जो वेल प्रूव्ड है, वेल स्टैब्लिश्ड है, उसको हम कहते हैं थ्योरम, ठीक है। अगर एक्सियम्स को कोई आके प्रूव कर देता है तो वो क्या बन जाती हैं, थ्योरम बन जाती है। लेकिन जब तक उनको कोई डिसअप्रूव नहीं करता कि बिल्कुल नहीं ये तो गलत ही है सरासर, तब तक जो है वो एक्सियम्स रहते हैं। तो ऐसे ही पियानोज एक्सियम्स है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन क्लास 11th में हुआ करता था ये टॉपिक, अब तो कोविड के बाद से इसको हटा दिया है। इंडक्शन का प्रिंसिपल, 3 प्रिंसिपल होते हैं इसके बेसिकली, फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल और थर्ड प्रिंसिपल, ठीक है। अब फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल और थर्ड प्रिंसिपल होते क्या है, थोड़ा सा याद दिला दूं क्या। देखो हम n=0 के लिए सॉल्व करते हैं या फिर 1 के लिए, फिर उसके बाद n=k के लिए सॉल्व करते हैं, फिर n=k+1 के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन कहलाता है। जो थर्ड प्रिंसिपल होता है वो होता है वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। क्या होता है वो, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। ये क्या कहता है कि अगर आप कोई भी रियल नंबर का सेट लो, उसमें एक लीस्ट एलिमेंट हमेशा मौजूद होगा, ये होता है वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। और सही बात भी, आप कोई भी सेट लोगे तो उसके अंदर लीस्ट मतलब सबसे छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है ना, करेगा, ठीक है। तो वो हम काउंटर एग्जांपल से क्या करते हैं, उसको प्रूफ करते हैं ये चीज़ें, ठीक है। इनके प्रूफ्स भी आ सकते हैं, क्योंकि अब इस बार जो है, पिछली बार का पेपर, वही मैं कह रहा हूँ कि एमआरएस को देखो बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि पहली बार पेपर इस तरीके से हो रहा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओगे आप तो उसमें क्या होगा पता है आपको, उसमें सारे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं था, कोई प्रूफ्स नहीं मांगे थ्योरम के, कुछ नहीं हुआ। तो उसमें तो सीधा सीधा टिक लगाने का है, अगर 1-2 तुक्के भी लग गए तो हो जाता था, ठीक है। माइनस मार्किंग थी शायद तब भी, आई एम नॉट श्योर, बट तो इसलिए अब जो है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी तैयारी अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है। क्योंकि अब जो है तो देख लो, अब डिस्क्रिप्टिव आएगा तो उसमें तो लिखना पड़ेगा, मार्क्स तभी अच्छे मिलेंगे, और 15 डिस्क्रिप्टिव्स आ रहे हैं शायद, यस, ठीक है। बेसिस रिप्रेजेंटेशन थ्योरम होती है, ठीक है, कि किसी हर नंबर को हम बेसिस के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। बेसिस क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फिर आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ऐसे डिब्बे में 12th क्लास में पढ़ा ग्रेटेस्ट, ये x, इसके अगर अगर हम अंदर 1.2 लेते हैं तो भी ये 1 आता है ना। 1.99 लेते हैं तो भी 1 आता है, और 1.99999 ये लेते हैं तो भी क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, निगेटिव में दूसरी तरीके से काम करता है, ये चीज़ें समझेंगे। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अपने को पता है ना। यूक्लिड्स एल्गोरिदम अपने को पता है, ठीक है। यूक्लिड्स एल्गोरिदम कैसे काम करता है, ठीक है। द यूनिक फैक्टराइजेशन, ये मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। यूक्लिड का तो पूरी ज्योमेट्री है इसी में है, ठीक है। यूक्लिड प्लेन, यूक्लिड सब सारी चीज़ें, यूक्लिड सरफेस क्या होती है, कैसे होता है, ये पूरा हम पढ़ेंगे यूक्लिड के बारे में। द यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या कहती है कि आप जो है तो अलग अलग जो है तो यूनिकली जो है फैक्टर कर सकते हो। अगर कोई नंबर या तो प्राइम होगा तो वो तो खुद का और 1 का मल्टीपल है ना, खुद को 1 से मल्टीप्लाई कर लो। और अगर प्राइम नहीं है, कंपोजिट नंबर है, तो उसको हम प्राइम के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। 10 है, प्राइम नंबर नहीं, कंपोजिट है, तो 2 × 5 लिख सकते हैं। अब 2 और 5 दोनों क्या है, प्राइम है ना, तोड़ सकते हैं। तो ये होती है, कहाँ चला गया था, हाँ थ्योरम तक। फिर कॉन्ग्रुएंस आता है, कॉन्ग्रुएंस पढ़ा है, मॉड्यूलो एन मॉड वो रहता है, ठीक है। मतलब मॉड एन ऐसा रहता है, आपने ए इज, ये कॉन्ग्रुएंट का ऐसा साइन होता है, बी मॉड एन, रिमाइंडर अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर n बचेगा, ये चीज़ है, ये होती है कॉन्ग्रुएंसी। इसी कॉन्ग्रुएंसी का होता है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ये बहुत बेहतरीन थ्योरम होती है, ये SCF निकालने में और इन सब चीज़ों में बहुत हेल्पफुल होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे मैंने बोला 105 7 से डिविजिबल है तो 2 है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें से सब सही हो ये जरूरी नहीं है
है ना। एग्जांपल बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ दिया है कि 105 जो है वो 7 से डिविजिबल है और 2 रिमाइंडर बच रहा है ना। फिर लिखा है 105 5 से डिविजिबल है और रिमाइंडर 3 बच रहा है, और 105 3 से डिविजिबल है, रिमाइंडर 5 बच रहा है, ऐसा कुछ दिया है। तो हम इनका मल्टीप्लाई करके हम जो कंक्लूजन है उसको निकालते हैं, ठीक है। फिर है सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ नंबर, ठीक है। अब डिवाइजर कितने होते हैं आपको पता ना, डिवाइजर क्या कहलाते हैं, जिसको कहते हैं जैसे एच सी एफ को जी सी एफ भी कहते हैं, है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जी सी डी भी कहते हैं, ठीक है। तो उन डिवाइजर्स जो आए, जैसे कि मैंने लिखा 26, तो इसके डिवाइजर क्या क्या होंगे, 1, 13, 2 और 26 खुद। ये डिवाइजर, ये सब डिवाइजर, 26 को 1 से डिवाइड करोगे तो भी इंटीजर मिलेगा, 26 को 13 से डिवाइड करोगे तो भी इंटीजर मिलेगा, 26 को 2 से डिवाइड करोगे तो भी इंटीजर मिलेगा, और 26 को 26 से डिवाइड करोगे तो भी इंटीजर मिलेगा। जो इंटीजर होता है भाई, जब हमारा डिवाइड करने पे इंटीजर आ जाए तो उसी को हम कहते हैं डिविजिबल। तो ये जो डिवाइजर्स होते हैं उनका सम, तो उनको सम निकालने के लिए यूलर्स का टोशेंट फॉर्म होता है ना, फाई ऑफ टी, ये प्राइम नंबर पे लगता है, याद हो कुछ ऐसा वाला फॉर्म, p-1 वाला, है ना, या p की पावर k रहता है तो ऐसा लिखते हैं 1 - 1 अपॉन p1 इंटू 1 - 1 अपॉन p2, और ऐसे करते चले जाते हैं, ठीक है। फिर आता है थ्योरम्स ऑफ फर्मेट एंड विल्सन, ये दोनों थ्योरम भी प्राइम नंबर्स पे है, ठीक है। प्राइम नंबर्स के लिए बताती हैं कि भैया यहाँ पे प्राइम नंबर कैसे बिहेव करेगा, और ये तो ये थ्योरम भी हम आराम से उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था एलिमेंट्री नंबर थ्योरी। ये थोड़ा सा आपका ग्रेजुएशन का टॉपिक है, या किसी किसी में तो पोस्ट ग्रेजुएशन में थोड़ा और वास्ट हो जाता है ना, रिंग फील्ड सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्या आबेलियन ग्रुप थ्योरी पूरी आ जाती है उसके अंदर, लेकिन हमारे में नहीं है, अच्छी बात है, पीजी नहीं है, टीजीटी है, तो इसमें जो है तो केवल हमारे पास इतना ही मटेरियल है मॉडर्न अलजेब्रा का, ठीक है, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी का। फिर आता मैट्राइसिस, ये 12th का टॉपिक है, और इसमें जो है कुछ भी शायद बाहर का नहीं है एक दो चीज़ें हैं मैं बता दूं, जैसे पहले ही दिख गया R1 R2 R3 एज वेक्टर स्पेसेस। अब ये वेक्टर स्पेसेस जो है ना, लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है, किसका है, लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा क्या होता है ये क्लास में बताऊंगा, ठीक है। ओवर, वैसे पता होगा यार, सब तो करके आए ग्रेजुएशन, ठीक है। ओवर आर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ आर एन, ठीक है, ये बेसिकली ऐसे रहता है, ये रियल नंबर है, ठीक है, ऐसा रहता है। फिर क्या है स्टैंडर्ड बेसिस, बेसिस क्या होते हैं याद है, बेसिस वो होते हैं जिससे कि आपका पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट हो जाए, उसको बेसिस कहते हैं, और स्पान से बनता है ना ये सारी चीज़ें। लीनियर इंडिपेंडेंस, लीनियर इंडिपेंडेंस हम कैसे चेक करते हैं वेक्टर स्पेसेस की, ठीक है, याद हो शायद आपको, A1 इक्वल्स टू A2 इज इक्वल्स टू A3 इज इक्वल्स टू डैश 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 इज इक्वल्स टू AN इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस तरीके से हम लीनियर इंडिपेंडेंसी चेक करते हैं, ठीक है। उसके एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट बेसिस। फिर आता है सब स्पेसेस ऑफ, हाँ फिर आता है सब स्पेसेस, है ना, कि वेक्टर स्पेस तो ठीक है, वेक्टर सब स्पेसेस क्या होते हैं। फिर ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन, डायलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन इन अ पॉइंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी लीनियर अलजेब्रा के अंदर में आती हैं, ठीक है। इसका रिफ्लेक्शन ये है ना, इसका रोटेशन अगर यहाँ है तो इधर गया है, ये रोटेशन है, तो ये सारी चीज़ें जो नॉर्मल हम पढ़ते हैं, इसको मैं बहुत ही अच्छे लेवल पे लेके जाऊँगा, टेंशन नहीं लो, ये आएगा। अब क्योंकि क्या है ना कि मैं इसमें अगर बताने घुसूंगा ना तो फिर पूरी ही बात करना पड़ेगा, है ना। मैं अगर ये पढ़ाने वाला हूँ रोटेशन रिफ्लेक्शन कैसा है, कैसे मैप करता है, फंक्शन कैसे होता है, फंक्शन मैप कैसे करता है, तो वो इसके बाद शायद ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा इसी में से जुड़ा हुआ, ठीक है। लाइन एंड प्लेन, पॉइंट, लाइन और प्लेन तीनों का जो है क्या, रोटेशन, डायलेशन, रिफ्लेक्शन, किसका रोटेशन होता है किसका डायलेशन, ये बताऊंगा। फिर आता है मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, जो बेसिक ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं उनकी क्या है मैट्रिक्स। फिर है इंटरप्रिटेशन ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ये सबने पढ़ रखा है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है A - λI इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर इसमें x रख के फिर हम आइगन वेक्टर्स निकालते हैं, आइगन वेक्टर्स में फिर हम एक ही फॉर्म में लिखते हैं ना, कि जैसे आ गया हमारा, जैसे हमारा आ गया x1 और आगे इधर 2x2, और हमारे पास है x1, ठीक है, x1 इक्वल्स टू 3x2, तो हम x1 की जगह 3x2 रख देंगे, फिर कॉमन ले लेंगे तो ये x2 के फॉर्म में बचेगा, ऐसे करके, ठीक है। ये आइगन वेक्टर्स में आता है। फॉर सच ट्रांसफॉर्मेशन एंड आइगन स्पेसेस एज इनवेरिएंट सब स्पेसेस, ये भी बहुत बढ़िया टॉपिक है, ठीक है, आइगन स्पेसेस इन, ठीक है, इनसे क्वेश्चंस कम बनते हैं फिर भी। मैट्राइसेस इन डायगोनल फॉर्म, है ना, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होता है ना, याद हो आपको तो, और डायगोनल फॉर्म होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म भी होता है अगर याद है तो, क्वाड्रेटिक फॉर्म भी होता है इसका। फिर आता है रिडक्शन टू डायगोनल फॉर्म अप टू मैट्राइसेस ऑफ ऑर्डर 3, कंप्यूटेशन ऑफ मैट्रिक्स
इन्वर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो रो ऑपरेशन ये तो मतलब ग्रेजुएशन में मेरे हिसाब से जिसने भी मैथ्स पढ़ी उसका सबसे पहला ही टॉपिक लीनियर अलजेब्रा रहता है। और रैंक और नलिटी से हम स्टार्ट करते हैं और फिर उधर जाते हैं। तो रैंक एंड नलिटी में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये सारी चीज़ें हमने पढ़े हैं। तो उसमें रो एशलॉन फॉर्म होता है। तो जो रो एशलॉन फॉर्म होता है या एशलॉन फॉर्म होता है, नॉर्मल फॉर्म होता है, इन सारे फॉर्म्स में हम ऑपरेशंस लगाते हैं। तो वही बात है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाने की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, वही ऑपरेशन लगा लगा के हम करेंगे। फिर वो देखो रैंक ऑफ मैट्रिक्स आ गया। फिर सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्राइसिस। इससे मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन बनेगा क्योंकि ये बढ़िया क्वेश्चन है और ये काफ़ी पूछते हैं। आप देखेंगे 12th में भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं और हर जगह बहुत ज़्यादा पूछते हैं क्वेश्चन को मैट्राइसिस बना के। ठीक है, बड़ी बड़ी मैट्राइसिस। तो हम ये पढ़ेंगे। अभी हो गया मैट्राइसेस 12th का चैप्टर है। ठीक है, बेसिकली 12th से स्टार्ट होती है इसकी, फिर आगे हम ग्रेजुएशन में और आगे भी इसको पढ़ते हैं। क्लियर है? तो ये भी बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। लीनियर अलजेब्रा मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल, जैसे बीइंग एन CSIR मैथ्स एस्पिरेंट, लीनियर अलजेब्रा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है इन सब में। मॉडल अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इन सब में से। ठीक है, पॉलिनोमियल्स, डिफिनीशन ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, डिफिनेशन में करना है, बतानी है किसकी? पॉलिनोमियल की वन वेरिएबल में। ठीक है, एक वेरिएबल आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल, याद है? क्लास 10th में पढ़ा था। Px इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस an x की पावर n। ठीक है, ये चीज़ क्या कहलाती है? पॉलिनोमियल कहलाती है। ये सिंगल वेरिएबल का है। इसके कॉफिशिएंट a0 a1 a2 होते हैं। इसके कॉफिशिएंट विद एग्जांपल्स एंड काउंटर एग्जांपल, इट्स टर्म्स। ठीक है, प्लस और माइनस के बीच की टर्म्स कैसे हम करते हैं। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है ना। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है। कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है ना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? 3x प्लस 5, मतलब पावर 1 हो तो लीनियर हो गया। क्वाड्रेटिक मतलब 3x स्क्वायर प्लस 5, ऐसा कुछ हो। हाईएस्ट पावर कितनी हो? हाईएस्ट पावर आपकी, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और मैं इधर से लिखता हूँ। देखो है ना, मेरे से लिखते नहीं बन रहा, सॉरी, मैं भी सीख रहा हूँ, सॉरी सॉरी। अब ठीक है, प्यार से। हाँ, फिर आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पावर जो है सबसे ज़्यादा हो, एक्स क्यूब ऐसा हो, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ भी हो सकता है लगातार। ठीक है, मोनोमियल्स है ना। पॉलिनोमियल्स में क्या होता है? बहुत सारे टर्म्स होते हैं, इसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। मोनोमियल्स में एक टर्म, बाइनोमियल में दो टर्म, ट्राइनोमियल्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, जीरोज, रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये क्लास 10th में पढ़ चुके हैं हम, है ना। देखो, जीरोज पॉलिनोमियल के होते हैं, रूट्स इक्वेशन के होते हैं। इक्वेशन में इक्वल्स टू 0 होता है, पॉलिनोमियल में इक्वल्स टू 0 हम रखते हैं जीरोज निकालने के लिए। रिमाइंडर थ्योरम विथ एग्जांपल्स एंड एनालॉजी और टू इंटीजर्स। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम भी आती होगी आपको, आती है? अ, अगर एक सपोज दैट मैंने 252 को, याद दिला रहा हूँ थोड़ा सा, है ना, 2 से डिवाइड किया तो ये कितने टाइम जाएगा? नहीं, 2 से मत करो, 50 से डिवाइड करो। 50 से डिवाइड करोगे तो 5 बार पूरा जाएगा, बचेगा 250 और यहाँ जाएगा 2। अब ये लास्ट था, इसको यहाँ डिवाइड करेंगे 50 से, ये 25 टाइम चला जाए। जो लास्ट बार जाता है भाई क्या कहलाता है? GCD कहलाता है। ऐसे करके रिमाइंडर थ्योरम बनती है। ठीक है, अभी एग्जैक्ट मेरे पास एग्जाम्पल नहीं याद आ रहा मुझे, तबीयत भी ख़राब है, इधर से पढ़ाना मेरे को ज़्यादा सही लगता है, लेकिन मेरे को वहाँ पे स्क्रीन इतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। एक सेकंड रुकना बच्चों। दिख रहा हूँ क्या मैं? नहीं, ज़्यादा दे रहा हूँ क्या ना? ठीक है। हाँ, स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ द फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम जो, अच्छा अच्छा सॉरी, ये वाली रिमाइंडर थ्योरम दूसरी है। रिमाइंडर ऐसा होता है कि x माइनस सी से जो है तो हम डिवाइड कर रहे हैं और उसके बाद जब हम एफ सी रखते हैं तो जो आता है वही क्या हो जाता है? रिमाइंडर कहलाता है। ठीक है, वही क्या कहलाता है? रिमाइंडर कहलाता है। और फैक्टर थ्योरम ये कहती है, इसी का स्पेशल केस होता है। फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर x माइनस सी पे रखने पे जो आ रहा था वो क्या था? आपका रिमाइंडर था, लेकिन अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो फिर ये क्या हो जाता है? फैक्टर कहलाता है। x माइनस सी क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे फैक्टर थ्योरम का यूज करके। algebraic expression and identities and their use in factorization of polynomials, simple expression reducible to these polynomials, इनको हम कैसे polynomial में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी सा आपके पास टॉपिक है, इससे भी बहुत अच्छे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। और बताया ना, एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लिया ना मैथ्स में, मज़ा आ जाना है। ठीक है, क्या पूछोगे? पूछो। ठीक है,
फिर आता है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अच्छा, ये जो था ये पूरा का पूरा नहीं सही है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इंट्रोडक्शन टू द इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल में कैसे एक इक्वेशन बनती है। प्रूव दैट दैट आ मतलब एक सिंगल लीनियर इक्वेशन है ना, जैसे कि 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सिंगल इक्वेशन है, एज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन एंड जस्टिफाई देयर बीइंग रिटन एज ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स। तो ये प्रूफ भी बताना कि क्यों ऐसा होता है। तो सीधी सी बात है, स्ट्रेट लाइन है तो इसके सॉल्यूशन, इसमें जो जो नंबर्स होंगे वो सब के सब क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन कहलाएंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे इक्वेशन को। तो ये सारे इनफाइनाइट नंबर्स होंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और सीधी सी बात है, अगर ये पॉइंट 4,16 लिखा है तो इनको ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे, ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी, तो ये भी हम प्रूफ कर लेंगे, ठीक है, कि ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में क्यों लिखते हैं। फिर आता है अलजेब्रेइक एंड ग्राफिकल सॉल्यूशन, अलजेब्रेइक और ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है, एक सिंगल लाइन का कैसे करते हैं। फिर आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल में क्या होगा, दो इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, अभी तक एक वेरिएबल की दो वेरिएबल की एक इक्वेशन थी, अब दो इक्वेशन है तो दो इक्वेशन है तो मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा या तो पैरेलल होंगे। क्लास 10th का टॉपिक है, ठीक है, इसमें हमको याद होगा आपको क्लास 10th में कि हम इसमें क्या करते थे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, है ना, पहले a1/a2 वो सारी चीज़ें इसके अंदर है, ठीक है, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट पॉसिबल ऑफ सॉल्यूशन, है ना, ज्योमेट्रिक इनकंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी क्या कहलाती है ना, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है भले इनफाइनाइट मैनी हो या फिर सिंगल यूनिक सॉल्यूशन है उसको कंसिस्टेंट कहते हैं, और सिंगल सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। हाँ, अलजेब्रेइक कंडीशंस फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, अलजेब्रेइक कंडीशंस फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, अलजेब्रेइक कंडीशंस जो होती हैं सॉल्यूशन के कितने नंबर्स होते हैं, तो तुमको पता है कैसे देखते हैं अलजेब्रेइक, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ये केस बनाते हैं, फिर एक इक्वल होता है तो वो अलजेब्रेइक कंडीशंस कहलाती हैं कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे कि नो सॉल्यूशन होगा। फिर सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू, linear equation in two variable algebraically by substitution, by elimination and by cross multiplication, ये तीन मेथड्स इन्होंने ले रखी है, हम ग्राफिकल भी पढ़ ही लेंगे, ठीक है, चारों, और कोई मिल गई तो वो भी पढ़ लेंगे। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, ये 10th का चैप्टर है, ठीक है, टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली रियल रूट्स बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर बहुत अच्छी मेथड है, वो भी यूज़ करेंगे। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट में क्या होता है ना, याद है, b² - 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अगर ये 0 आ गया तो क्या होते थे, दो रूट्स होते थे, रियल होते थे, इक्वल होते थे, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 आती थी तो नो रियल रूट्स होते थे, और अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती थी तो इसके डिस्टिंक्ट रूट्स होते थे। अब ये क्यों होते थे, कैसे होते थे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये तो केवल क्वाड्रेटिक की बात हो रही है, अगर वो हमसे n की पावर का भी पूछ लेना तो भी हम बता देंगे कितने रूट्स होते हैं। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कॉफिशिएंट, ठीक है, रूट्स और कॉफिशिएंट में रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, ये वाली चीज़ें हैं, ठीक है। सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है, सिमेट्रिक फंक्शंस जो आपके रूट्स आते हैं उनके सिमेट्रिक फंक्शंस कैसे बनाते हैं, कॉमन रूट्स और ख़त्म, ठीक है, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ही क्लास 10th का टॉपिक था। अब आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है, डेरिवेशन ऑफ स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ फाइंडिंग द nth टर्म एंड सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, दो फॉर्मूले होते हैं, उसकी डेरिवेशन भी दे रखा कि डेरिवेशन कैसे निकालते हैं, एक an का होता है a + n - 1 × d, और एक होता है sn का होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। इसमें हम टफ से टफ और इजी से इजी क्वेश्चंस करेंगे इसके। फिर आता है इनइक्वालिटीज़, एलिमेंट्री इनइक्वालिटीज़, ये क्लास 11th का टॉपिक है। एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटीज़ ऑफ मीन्स, अच्छा इसका कुछ ना, ठीक है, कॉशी स्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ठीक है, इनर प्रोडक्ट होता है ये u.v वाला, ऐसा कुछ होता है, अभी मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद है बच्चों, काफ़ी दिन से नहीं पढ़ा है मैंने, ऐसा होता है, नॉर्म लेके करते हैं। फिर शेबिशेव इनइक्वालिटी, ये प्रोबेबिलिटी की एक इनइक्वालिटी होती है ना, 1 - 1/i एप्सिलॉन 0 वाली, ठीक है। फिर आता कॉम्बिनेट्रिक्स, ये किसी किसी के ग्रेजुएशन में, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, इसको भी मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, अरे ये प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये कुछ इस तरीके से होता है आपका एक्सक्लूजन। पीजन-होर्न प्रिंसिपल, बड़ा ही मस्त प्रिंसिपल है, बहुत ही कॉमन सी बात है, लेकिन इसको सॉल्व करने में और मजा आता है। याद है वो अपर ब्रैकेट लगता था ऐसे,
एन अपॉन के। नहीं याद है तो मैं याद दिला दूंगा, पढ़ा दूंगा, ठीक है। ऐसा लगता था पिजन होल में। और ये इसकी बहुत ही बढ़िया थ्योरी, इंटरेस्टिंग थ्योरी है। क्या कहती है कि अगर आपके पास दो पिजन होल हैं और पिजन आपके पास तीन है, तो कोई एक होल तो ऐसा होगा जिसमें एक से ज़्यादा कबूतर होंगे, है ना, पिजन होंगे। मतलब सीधी सी बात है, आपके पास तीन कबूतर हैं और पिजन होल मतलब उनके बैठने के लिए जो जगह है वो दो ही है। तो कोई एक जगह तो ऐसी होगी जहाँ पे वो दो दो होंगे, एक से दो भी नहीं बोलता वो तो ये बोलता है एक से ज़्यादा होंगे, ठीक है। उसमें अपर ब्रैकेट की वैल्यू लेते हैं। फिर रिकरेंस रिलेशन आपको पता है रिपीटेटिव होता है कि अगर मैंने लिखा है ए एन इक्वल्स टू 3 + a n - 1, मतलब जब पिछला टर्म निकलेगा तब अगला टर्म निकलेगा, आप डायरेक्टली कोई टर्म नहीं निकाल सकते हो। तो ये रिकरेंस रिलेशन कहलाता है। तो इसके ऊपर भी बढ़िया अपन पढ़ेंगे। फिर बायनोमियल थ्योरम पता है, उसके कॉफिशिएंट्स, ठीक है। बायनोमियल कॉफिशिएंट्स 10th में भी अच्छे क्वेश्चन, 11th में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, 11th का टॉपिक है ये। क्लियर है। चलो फिर आता है कैलकुलस। कैलकुलस सबने पढ़ी है 12th में। सेट्स, फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देखो पता है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। आप फंक्शंस अगर आप पढ़ रहे हो, फंक्शन में आपने पढ़ लिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, है ना, मॉड्यूलस फंक्शन, ये सब कैसे बिहेव करते हैं, कैसे काम करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो फिर आपको बहुत हेल्पफुल हो जाता है आपको 1 1 ऑन 2 रिलेशन निकालने में, डिफरेंशिएशन में, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन ग्राफ बना के समझने में बहुत ईजी हो जाता है। तो इसलिए फंक्शंस को समझना और उसका ग्राफ कैसे होता है। फिर पॉलिनोमियल, साइन फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, या फिर ऐसा बोलो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस, इस तरह के हम फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। अपन पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे, केवल ये नहीं, ठीक है। और इसमें तो उन्होंने फंक्शंस इतने ही टाइप के दिए हैं, अपन जो है तो मॉड्यूलस भी पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि समझना जरूरी है। आप किसी को पढ़ाने जा रहे हो, ठीक है, तो आप अगर किसी को पढ़ाने जा रहे हो तो आपको इतना नॉलेज आना चाहिए कि अगर कोई पूछ दे तो आपको पूरा आए, ठीक है। तो इसलिए हम सारे फंक्शंस पढ़ेंगे, स्टेप फंक्शंस, ठीक है, सिग्नम फंक्शन भी कहते हैं इसको। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, ठीक है, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी भी पढ़ेंगे, 12th का है, ठीक है। लिमिट का याद हो आपको, LHL = RHL होता था, और कंटिन्यूटी का LHL = RHL = F(c), जिस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। फिर डिफरेंशिएशन बहुत ही अच्छे से आता है। मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन लाइक चेन रूल, प्रोडक्ट रूल एंड कोशेंट रूल। तो ये तो मेथड भी नहीं कहेंगे, ये तो मतलब नॉर्मल से हम कहीं भी लगा देते हैं ना। बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, सब अलग से जो लिखा है इन्होंने इतना बड़ा बड़ा, ये सब ऐसा होगा कि क्या बताऊँ। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ एबव फंक्शन, जो ऊपर दिए उनके अगर हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब एक बार डेरिवेटिव किया तो जो आंसर आया उसको वापस से डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव कर दो तो वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है। इंटीग्रेशन एज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन को हम कैसे पढ़ेंगे कि ये डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है, इसके फॉर्म में वो भी आराम से कराऊंगा, ठीक है। उसका मैं CV का भी लॉजिक दूंगा। इंट्रोड्यूस्ड एबव, क्या लिखा था, इंटीग्रेशन, हाँ, इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शंस इंट्रोड्यूस, इनका इंटीग्रेशन भी, तो कैलकुलस में इंटीग्रेशन भी आ गया, डिफरेंशिएशन भी आ गया, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, ये हम क्लास 11th और 12th में पढ़ते हैं, लेकिन इसमें अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ब्रांच फंक्शन के क्वेश्चन आते हैं, करने में ज़्यादा मजा आता है। देखो अगर बहुत ईजी क्वेश्चन हो गए ना, एक चीज़ मैं तुमको करवाने लगा और आपको सारे क्वेश्चन ईजी मिल रहे हैं, तो एक टाइम के बाद आप बोर हो जाओगे, है ना। जैसे गेम में जब हैकर आता है, ठीक है, तो हैकर क्या करता है, आके वो सीधे गोली मारता है, मैजिक बुलेट्स, ऑटो एम, है ना, दीवार के आर पार मार देता है, कार उड़ाने लगता है, वादू हैक वादू हैक। तो एक टाइम के बाद वो हैकर ही बोर हो जाता है कि क्या कर रहा हूँ, मज़ा नहीं आता उसको। मज़ा तब आता है जब थोड़ा चैलेंजिंग हो, है ना, जब सर्कल छोटा हो और बंदे ज़्यादा बचे हों, तब आता है मज़ा, ठीक है। तो इनमें भी अपन वही करेंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी जानबूझ के हम जो है क्या करेंगे, बंदे ज़्यादा बचाएंगे, पहले से ही नहीं मारना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आता है यूक्लिडियन ज्योमेट्री। अब मैंने बताया था ये अलग से ज्योमेट्री, यूक्लिडियन सरफेस, एक्सियम्स, पोस्टुलेट, इसने 5, ये लिखा था 5 पोस्टुलेट्स एंड यूक्लिड, ऑफ यूक्लिड होगा, ठीक है। तो यूक्लिड ने 5 दिए थे कि क्या कैसे होता है, लिनियरिटी, पैरेलल लाइन के बारे में, सर्कल के बारे में, इस तरह की चीज़ें कुछ बताई थी, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। यूक्लिडियन सरफेस होता है ना, ये सरफेस यूक्लिडियन है, ये जो जैसे ग्राफ है, इसमें पाइथागोरस काम करेगी, इसमें पाइथागोरस एक यूक्लिडियन सरफेस पे काम करती है। अब मैंने यहाँ पे अगर बना दिया, यहाँ पे बना दिया मैंने, ये यूक्लिडियन सरफेस ही नहीं है। यहाँ मैं ऐसे ऐसे कर्व सरफेस ले लूँ तो ये यूक्लिडियन सरफेस ही नहीं है, यूक्लिडियन ज्योमेट्रिक नहीं कहलाती, ठीक है। इनको इलिप्टिक कहते हैं, हाइपरबोलिक कहते हैं। इलिप्टिक कैसी होती है कि जैसे आपका एक अर्थ है, अब इस अर्थ में आपने पैरेलल लाइन स्टार्ट लेना, पैरेलल लाइंस, ठीक है, तो ये इसके पैरेलल ऐसी जाएगी, तो ये पैरेलल यहाँ रहेगी, लेकिन मीट कहाँ कर जाएगी, हाँ, पोल्स पे। तो ये फिर क्या कहलाता है, इलिप्टिक ज्योमेट्री कहलाती है, या इलिप्टिकल सरफेस कहलाती है। अब आता है, तो अपन को यूक्लिडियन पढ़ना है, ठीक है। इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ द 5th पोस्टुलेट, ठीक है।
फिफ्थ पोस्टुलेट का जो इक्विवेलेंट वर्जन निकाले गए उसके द्वारा बाद में क्या हुआ देखो, जब यूक्लिड के 5 आए तो उसके बाद जो है तो बाकी लोगों ने भी आके किसी ने उसको मना किया, किसी ने झुठलाया, ऐसे करके उस पर रिफाइनमेंट होता चला गया, बार बार उस चीज़ों को हमने पढ़ा और उसमें जो तो कुछ अपनी चीज़ें जो हम गैदर कर रहे हैं जो हमको लगता है कि सही है वो ऐड करते हुए चले गए। क्लियर है। रिलेशनशिप बिटवीन एक्सियम्स एंड थ्योरम्स मैंने बता दिया है क्या होता है, फिर भी अपन पढ़ेंगे। थ्योरम्स एंड लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स, थ्योरम्स ऑन एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स, ये पूरी थ्योरम पढ़ेंगे। ज्योमेट्री ये पूरी, ठीक है, सब 9 10 में पढ़ेंगे। सर्कल्स, थ्योरम्स ऑन सर्कल्स, ठीक है, ये 10 चैप्टर में मतलब हाँ 10th क्लास के 10th चैप्टर का टॉपिक है। सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं, 6th चैप्टर 10th क्लास का। थ्योरम ऑन सिमिलर ट्राइंगल्स 6th चैप्टर। कंस्ट्रक्शंस, ठीक है, 9th। सेवास थ्योरम, है ना, ये बढ़िया बढ़िया थ्योरम है। 9 पॉइंट सर्कल्स, स्पेशल टाइप का सर्कल होता है ना, ऐसा ऐसा, और यहाँ पे एक ट्राइंगल बनता है, वो एक दूसरे को कट करते हुए जाते हैं ऐसे करके, याद है, तो 9 पॉइंट सर्कल्स होता है वो। फिर आता है सिम्पसन्स लाइन सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड ऑफ 2 सर्कल्स, लेमस स्टेयर थ्योरम एंड टॉलेमी थ्योरम्स। तो ये सारी हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री के अंदर सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो ये भी काफ़ी इजी टॉपिक हो जाता है हमारे लिए। सभी इजी है देखो, अगर पढ़ा जाए ना अच्छे से। दिक्कत कहाँ आती है, क्वेश्चंस में आती है। क्यों आती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, थ्योरम अच्छे से पढ़ी नहीं है, बेसिक अच्छे से मजबूत नहीं है, तो वो मजबूत करना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चंस की प्रोसेस तो सबको आती है। इस बार का जिसने भी केवीएस का भी पेपर दिया होगा, टीयर 1 का, पीजीटी का, तो उसमें देखे हो कि ट्रिक और जो ये हम रेशियो और ये वाली डायरेक्ट क्वेश्चंस कर देते हैं ना सॉल्व करके, क्रॉस करके और ये करके, उसकी ट्रिक्स नहीं लग रही थी उसमें, प्रॉपर कॉन्सेप्ट लग रहा था टीयर 1 में भी। ठीक है, अच्छा पेपर आया था उसका। फिर तो इसलिए क्यों, इसीलिए मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट जरूरी है, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझ लोगे क्वेश्चन अपने आप दौड़ता हुआ चला जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है, तो ये हमारा 7 चैप्टर है क्लास 10 का। द कार्टेशियन प्लेन क्या होती है, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस फार्मूला भी कहते हैं। सेक्शन फार्मूला याद होगा आपको, एम और M1 M2 लेते हैं, M1 x2 + M2 x1 वाला। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, कैसे निकालते हैं जब हमें वर्टाइसेस गिवन हो। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम वहाँ बहुत सारे तरीकों से पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं जब वर्टाइसेस गिवन हो, एक हम पढ़ते हैं जब बेस और हाइट गिवन हो, एक हम पढ़ते हैं जब साइड्स गिवन हो, है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम वर्टाइसेस वाला पढ़ेंगे। फिर आता है एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला, देखो ये एक तरीका, हेरॉन्स फार्मूला में क्या लगता है, तीनों साइड दी होती है। एंड इट्स एप्लीकेशन इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसी की हेल्प से क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम कैसे निकालते हैं। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ क्यूब्स, क्यूबॉइड, स्फेयर्स इंक्लूडिंग हेमिस्फेयर एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर्स, कोन्स, फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ये टॉपिक हटा दिया था गया था 10th क्लास से, लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक है, सबसे अच्छा चैलेंजिंग यही बनाता है। एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल, ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के नाम से है आपके क्लास 10th में। फिर आता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, सॉरी एक सेकंड, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, तो मतलब साइन थीटा कॉस थीटा उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक्यूट एंगल ही हम लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज, राशंस नहीं होता, ये तो राशंस लिखा, रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, 3 आइडेंटिटीज होती हैं, उससे हम 6 बना लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना, ASTC क्लास उसमें पढ़ते हैं ना, A फॉर ऑल, S फॉर साइन एंड कोसेक, T फॉर टेन और कॉट, ये वाला, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ना। तो हमारे लिए ऐसा बस पहले केवल जो है 10th क्लास में इतना हुआ करता था, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब होता है जिसका सम 90 डिग्री हो, तो इस तरीके से हम लिखा करते थे। फिर हाइट एंड डिस्टेंस यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से है चैप्टर, ठीक है। इसके बाद आता है स्टैटिस्टिक्स, बहुत ही बढ़िया शानदार, सबसे मेन मेरा मोटिव ही है कि स्टैटिस्टिक्स मस्त से पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस और ये सब खुद का मिलते हो, और अच्छी बात है मैंने MSc जो की है वो स्टैटिस्टिक्स से ही की है, तो स्टैटिस्टिक्स में सिलेबस कम मिलता है, मैं खुद ही ढूंढता रहता हूँ कहीं से मिल जाए कुछ पढ़ने को अच्छा बड़ा हाई लेवल में, मतलब हायर मैथमेटिक्स में तो नहीं मिलता है, तो इसको अपन अच्छे से करेंगे, सबसे ज़्यादा बच्चे इसी से भागते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, टेबुलर फॉर्म, अनग्रुप्ड ग्रुप डेटा, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम्स, ये सब 9th चैप्टर। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ डेटा टू चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर द कलेक्टेड डेटा, है ना।
मीन, मीडियन, मोड। मीन की 3 मेथड, मीडियन की 1 मेथड, मोड की 1 मेथड, अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा दोनों की, और ये जो है तो ग्रुप डेटा, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्टैटिस्टिक्स के अंदर आएंगे जो कि हमारे क्लास 10th की ही है। ठीक है, फिर ये लास्ट टॉपिक हमारा जो है प्रोबेबिलिटी, और मज़ेदार एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी, मतलब एलिमेंट्री जो होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल्स टू नंबर इन ई अपॉन नंबर इन होल सैम्पल स्पेस। पूरा सैम्पल स्पेस जो होता है उसमें नंबर होते हैं। एंड बेसिक लॉज है ना, बेसिक 3 एक्सियोम्स होते हैं प्रोबेबिलिटी के, कि नॉन नेगेटिव होती है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी समेशन पी ए आई कितना होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ऐसे करके 3 आपके क्या क्या लिखा था, लॉज या एक्सियम्स कहते हैं उसको। ठीक है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैसे काम करते हैं, है ना, उनका जो होता है पीएमएफ होता है, और कंटिन्यूस का पीडीएफ होता है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है। तो ये रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ऐसे कंटिन्यूस के लिए अलग, और उसके लिए डिस्क्रीट के लिए समेशन लगाते हैं। एफ एक्स को लिख रहा हूँ यार, एक्स आई पी एक्स आई। ठीक है, और वहीं जो है तो कंटिन्यूस के लिए इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं। ये हम पढ़ेंगे। फिर मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं बेसिकली। ये ना हम स्पेशल टाइप के लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप किए थे, मॉडल्स कह लो इनको। तो सब ने अपने अलग अलग के, अगर आपको पहली सक्सेस चाहिए तो आप जोमेट्रिक, हाइपर जोमेट्रिक लगाओ, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन लगाओ। अगर आपको दो ही चीज़ें पॉसिबल हैं तो आप बाइनोमियल लगाओ, बर्नौली लगाओ। इस तरीके से करके डिस्ट्रीब्यूशंस हैं बहुत सारे। तो उसमें बाइनोमियल देखो, ये पॉजा आ गया, एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में। सैम्पल मीन एंड सैम्पलिंग। ठीक है, सैम्पल मीन कैसे होता है, दो तरह के मीन होते हैं, सैम्पल मीन और पॉपुलेशन मीन। तो सैम्पल मीन, पॉपुलेशन मतलब बहुत बड़ा सा, उसमें से एक हमने सैंपल लिया है ना, छोटा सा, कि बहुत सारा टमाटर का ट्रक है, तो पूरा टमाटर का ट्रक एक तो हम छांटते नहीं बैठेंगे, तो हम सैंपल लेंगे उसके लिए, कि भाई एक कटोरी, एक वो ले लिया टुकने में, है ना। और फिर उसको देखो, तो सैम्पलिंग वेरिएंस और हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूजिंग स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, है ना, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को जेड से लिखते हैं, है ना। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को यूज़ करते हुए हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस क्या कहलाती है ना, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, H0 H1, वो सारी चीज़ें। फिर आता है कर्व फिटिंग, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये भी अच्छा है, रिग्रेशन और कोरिलेशन के दोनों कोवेरिएंस के हिसाब से दोनों चीज़ें चलती हैं, और फिर हम इस पर ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें में इसमें। तो कुल मिला के ये बात थी हमारी किसकी, सिलेबस की। ठीक है, साथ में मैंने, अब देखो इसमें जो चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर जो हैं आपके पढ़े पढ़ाए हैं, और 10th 11th 12th ऐसे ही चैप्टर्स हैं, इनके उठाए गए हैं। इनके क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रख सकते हैं, 10th 11th से 12th तक रख सकते हैं, या ग्रेजुएशन में भी जा सकते हैं। लेकिन देखो अगर बेस अच्छा है तो सब हो जाता है ना, पढ़ते चलेंगे, अच्छे से समझेंगे तो हो जाएगा। तो इस तरीके से। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने KVS का भी मैं सिलेबस लेके आया हूँ, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। KVS के सिलेबस में कितना डिफरेंस है ये देख लेते हैं। तो Tier 2 का है, ओ या, ओके, नहीं मेरे को ऐसे नहीं देख रहा, मेरे को ऐसे नहीं देख रहा। Tier 2 सिलेबस PGT मैथमेटिक्स। ठीक है, अब ये देखो, सिलेबस PGT का इसमें क्या है, सेट्स हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें 11th क्लास से स्टार्ट करता है। रिलेशन एंड फंक्शन दोनों में है, 11th में पहले है, सेट्स एंड रिलेशन के नाम से, और रिलेशन एंड फंक्शंस के नाम से 12th में है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़े हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है तो 11th क्लास में पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स 11th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, ये सारे, इनको और अच्छे से देख लेना, ये और ईजी लगता है, मैं सही बताऊँ, ये मेरे को ज़्यादा ईजी लगता है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन 11th क्लास, 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 11th क्लास। फिर ये देखो यहाँ से 12th स्टार्ट हो गया। सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, यहाँ से 12th स्टार्ट हो गया, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर 12th का। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स 4th चैप्टर, 5th चैप्टर, 6th चैप्टर, 7th चैप्टर, 8th चैप्टर, 9th चैप्टर, 10th, और भाई सीधे सीधे रख रखे चैप्टर्स उठा के, 10th चैप्टर, 11th और 12th। इसमें से एक चैप्टर स्टैटिस्टिक्स को मिस कर दिया है, और इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और ऐसे। लेकिन इसका क्वेश्चन जो है ये ज़्यादा भ्रमित करते हैं, है ना। ये जो KVS वाले हैं ज़्यादा भ्रमित करते हैं, दिखने में बहुत इजी, एकदम सीधा सीधा 12th का सिलेबस लिख दिया, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल इनमें ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो इसका सिलेबस भी सिमिलर ही है। अगर आप कमेंट करके बताएंगे मुझे कि PGT वाइज स्टार्ट करना है, तो मैं PGT का भी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, ज़्यादा ईजी है PGT का।
अब देखो ये हो गया इसका पीजीटी का, मेरे को दिखाना था बेसिकली इसी में है क्या, देखना 2 मिनट बच्चों है ना देना मेरे को। इसी में टीजीटी का भी सिलेबस है क्या, पीजीटी, टीजीटी दिखाओ भाई। हाँ, तो टीजीटी में सबसे ऊपर ही होगा मैथ्स का मेरे हिसाब से। इसीलिए मैंने निकाल के लाई थी अलग से फाइल, बट फिजिक्स के ऊपर होना चाहिए, बायो आ गया, बायो के ऊपर, आहा 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 आहा, और देखो सेम सिलेबो, देखो अभी अभी जो डिस्कस किया है ये केवीएस का टीजीटी का है। रियल नंबर्स, ठीक है, रिव्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन इंटीजर रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, रेशनल नंबर एज रिकरिंग, ये सब सारी चीज़ें, एग्जाम्पल nth रूट रियल नंबर, रेशनलाइजेशन, रियल नंबर ऑफ टाइप दिस दिस देयर कॉम्बिनेशन वेयर दिस आर नेचुरल नंबर्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, नंबर थ्योरी, सीक्वेंस एंड पैटर्न्स, ट्रायंगुलर नंबर, हेक्सागोनल नंबर, स्क्वायर क्यूब नंबर्स पैटर्न, ये सारी चीज़ें आप पहले भी पढ़ चुके हो। ठीक है, ब्रह्मगुप्त मेथड ऑफ कंप्यूटेशन, तो ये देखो ये नया चीज़ जुड़ गई है ना, कोलाज कंजक्चर, ये चीज़ें नई ऐड हो गई थोड़ी बहुत से, बाकी सारी पॉलिनोमियल्स भी था हमारे पास एज अ टॉपिक था, लेकिन इसमें स्पेशल टाइप की थ्योरी भी दे दी कि इस टाइप के इस बेस पे इस आइडेंटिटीज़ के बेस पे हम पॉलिनोमियल्स पूछेंगे ज़्यादा तौर पे। मैट्राइसेस का तो पूरा सेम है, पढ़ लेना, ठीक है, पूरा उठा के चिपका दिया है। लिनियर इक्वेशन में भी स्पेसिफिक रख रखा है, लिख दिया है, लेकिन हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, हम ये नहीं पढ़ेंगे कि इसी टाइप के हो। फिर पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमने पढ़ा, इसमें जो सब देखो ये तो पूरा उठा के, सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यूक्लिड ज्योमेट्री भी था वहाँ पे, है ना, लाइंस एंड एंगल्स ये शायद नहीं था वहाँ पे, ये हम और पढ़ेंगे इसमें केवीएस में, एक्स्ट्रा हो जाएगा, लेकिन ये क्लास 9th का टॉपिक है, बेकार। ट्राइंगल्स, ठीक है, ये नहीं था वहाँ पे। फिर क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल, एरियाज, सरफेस एरिया, स्टैटिस्टिक्स, वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सब, ये सॉरी, ये सारी चीज़ों को एक ही टॉपिक में वहाँ पे दे रखा है। फिर कैलकुलस ऊपर दे रखा है और इनइक्वलिटीज़, तो ये सारे सिमिलर ही हैं और हम एक तरफ से इनको पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सिलेबस, ये था हमारा सिलेबस एएमआरएस के लिए टीयर 2 का, और इसके लिए हम बढ़िया क्वेश्चंस भी करेंगे, थ्योरी भी समझेंगे और मज़ा आएगा। लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि पहला चैप्टर है स्टार्ट करना ज़रूरी है, तो मैं पहला ही बना दूंगा वैसे, नहीं तो आप मुझे एक काम करें, कमेंट करके बताएं नीचे कि मैं किस पे वीडियो बना दूँ, ठीक है, सबसे पहला चैप्टर कौन सा होना चाहिए, और साथ में ये भी बताएं कि वीडियो आपको कल चाहिए या फिर 15 से या 16 से, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि आपको थोड़ा सा जल्दी कर लेना चाहिए इसको, जितना जल्दी कर सकेंगे अच्छी से स्पीड में, और क्वेश्चंस पे भी ध्यान रखते हुए, कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान करते हुए, मिस नहीं करना है कुछ भी, सारा करके बिल्कुल 100% एकदम पैक, एकदम पूछो पूछो कहाँ से पूछते हो, इस तरीके से करके हम चलेंगे, ठीक है। जिसको कुछ भी नहीं आता उसको भी एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि जिसको कुछ नहीं आता उसको भी सब कुछ आने लगे, ठीक है, क्योंकि सबने पढ़ा तो है एक एक बार, क्लियर ये चीज़। तो इस तरीके से ये हमारी क्लासेस चलेंगे, ठीक है। चलिए, लिट मैथ लैब से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।